और आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, लोकसभा चुनाव की गर्मी, साथ में मौसम की गर्मी, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग माहौल है। उसी के साथ प्रदेश दर प्रदेश यानी स्टेट वाइज स्टेट प्रारब्ध के इस मंच पर हम वहां के ऑन ग्राउंड ऐसे प्रबुद्ध अतिथियों के साथ बात करते हैं। ये हमने एक चलन बना रखा है। आज लेते हैं बंगाल। बंगाल से रूपक पांड्या जी वीरभूमि से आते हैं, हमारे प्रारब्ध के नियमित गेस्ट हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं पांड्या साहब का। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबको नमस्कार, सबको जय श्री राम जी। दर्शकों, बंगाल का जरा सा एक छोटा सा सर्वे लेते हैं, बहुत थोड़ा सा समय लूंगा। साल 2009 भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल से एक सीट। 2014 में वोट शेयर रहता है भारतीय जनता पार्टी का 17% और सीटें आती हैं 2। फिर आता है साल 2019, जब नरेंद्र मोदी अपने दूसरे टर्म में इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और तब उसी वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज जाता है 40 यानी 40 और सीटें आती हैं 18। अब वेस्ट बंगाल में 2024 का चुनाव सज चुका है। कुछ बहुत बदला भी है। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़िता, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बशीरहाट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उसी के साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय, उनको तामू सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कूच बिहार में अभी प्रधानमंत्री रैली करके आए हैं। ममता बनर्जी किस तरीके से नकारात्मक राजनीति लगातार करती रही हैं। और अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल, जिसमें 3 से ज्यादा दशक तक लेफ्ट का शासन रहा, उसके बाद उसी मॉडल को लेके आगे बढ़ती रही ममता बनर्जी तृणमूल के माध्यम से। तो अब जिस तरीके से ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है 2014 से 2019, यानी 17% वोट शेयर से लेके 40%, वो 2024 में किस पैमाने पे खड़ा है, इसी सवाल को लेके चलते हैं। सबसे पहले माहौल क्या है रूपक जी पूरे वेस्ट बंगाल का, जबकि प्रधानमंत्री रैली भी करके आ चुके हैं। संदेश खाली को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया है, चाहे अपने भाषणों में हो और चाहे टिकट देने में। क्या है माहौल वेस्ट बंगाल का? बंगाल में परिवर्तन का हवा शुरू हो गया है, लेकिन इस बार जो परिवर्तन है ये टीएमसी वाला परिवर्तन नहीं है कि 2011 में हम लोग आए हैं, हम लोग बदला नहीं बदल चाहते हैं, इस तरह का परिवर्तन नहीं। इस बार जो परिवर्तन है, आम आदमी का चेतना में, बुद्धि में परिवर्तन आया है। आम आदमी जो पिछले साल तक भी ये सोच रहे थे कि एक माहौल बना के रखा था, जो झूठ बोलने वाली ममता बेगम है कि भारत को बेचा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया के जमाने में क्या हुआ कि आदमी का बुद्धि में भी, आदमी का चेतना में भी परिवर्तन आया है। और ऐसा बात नहीं है कि संदेश खाली एक इश्यू है जिसके लिए ये परिवर्तन आया है, ऐसा बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी घटना बंगाल में घट चुकी है। एक शिक्षा मंत्री जिसको देख के हम लोग कुछ सीख सकते थे, लेकिन उस शिक्षा मंत्री का घर से क्या निकलता है? पैसा, लड़कियां और सारे अय्यासी करने का सामान निकलता है। इनके एक विधायक हैं जिसको हम लोग बंगाल के जनता कहते हैं रजिस्टर्ड मताल, रजिस्टर्ड। वो लड़कियों के साथ बार में वीडियो वगैरह बनाते हैं। एक एमएलए अनुब्रतो जो बीरभूम का शेर कहता था खुद को, आज जो तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ संदेश खाली इशू है, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि अगर किसी देश में, किसी राज्य में अगर बड़ा परिवर्तन लाना है तो बड़ा परिवर्तन 2 ही माध्यम से आता है। एक तो उस देश का सेना को जागना पड़ता है, या फिर उस देश की नारी शक्ति को जागना पड़ता है। बंगाल में नारी शक्ति मां दुर्गा का रूप ले चुकी है। संदेश खाली सबसे बड़ा प्रमाण है। और हम लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक मामूली कार्यकर्ता, ग्राउंड लेवल की कार्यकर्ता को वहां से एमपी का टिकट दिया गया है, रेखा पात्रा जी को। रेखा जी को मेरा सैल्यूट, और मेरा नहीं पूरा बंगाल का सैल्यूट है। तो बंगाल में एक परिवर्तन का हवा है। और ये लोकसभा इलेक्शन के बाद हम देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन से पहले देखेंगे इनके बहुत बड़ा बड़ा नेता अभी दिल्ली आ रहा जा रहा,
इनके कुछ मंत्री, मतलब सिर्फ एमएलए नहीं, इनका मंत्री पद में है राज्य के, जो अभी दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। तो हो सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले आ जाएं, और लोकसभा इलेक्शन के बाद इनके पार्टी में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आधा एमएलए या तो जेल में रहेंगे, या फिर जो जिसके अंदर कुछ ह्यूमिनिटी बचे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को मार्च कर लेगा। तो ये परिवर्तन लोकसभा इलेक्शन के बाद बंगाल में और बढ़िया तरीका से दिखेगा। बिल्कुल, ये जो इंट्रोडक्टरी आपने बात करी, अब जरा सा देखिए, अगर वास्तविक आकलन करना है तो केवल एक तरफा और ऐसे कहीं बैठ के, और आप जानते हैं, दर्शक भी हमारे जानते हैं कि प्रारब्ध के इस मंच पर हम ये प्रयास नहीं करते हैं कि कहीं किसी ऐसी ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, उसके बाद फिर सारा अनुमान निकाल के लेके चले आए। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर इस चुनाव के पहले लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए अपने दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, जितने भी माध्यम हो सकते हैं सब खोल के रखा हुआ है। ठीक है, उसका उदाहरण आप देखिए, कांग्रेस में जो भगदड़ मची है वो सारे के सारे बीजेपी में आते चले जा रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी आए हैं। एक उदाहरण वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में अगर रूपल जी मैं आपसे पूछूं कि जिस ममता बनर्जी ने 30 साल से ज्यादा के लेफ्ट सत्ता को रिप्लेस किया था, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि साहब उन्होंने लेफ्ट के उसी मॉडल को उठा लिया। आपने जब कहा कि बहुत सारे टीएमसी के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, कल ही एक बात चली कि भारतीय जनता पार्टी ने 80,000 दूसरे दल के नेताओं को अपने यहाँ शामिल किया है, और उनका जो टारगेट है वो 1 लाख है, तो 20,000 का कोटा अभी भी बचा हुआ है। ऐसे में आप वहां पर ग्राउंड में, चूंकि आप राजनीतिक रूप से भी सचेत हैं, आप सामाजिक रूप से भी सचेत हैं, आप का पेशा वो है कि आप पूरा बंगाल घूमते हैं, बड़ा डीपली घूमते हैं, चाहे इंटीरियर हो चाहे मेट्रोज हो। सर ये बताइए कि बंगाल में भी अगर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के उन तमाम लोगों को लेकर चली आती है तो इसका ग्राउंड पर क्या फर्क होगा। और भाजपा 2014 से जब भी बाहर के लोगों को लेके आ रही है तो एक खासियत यहाँ देखी जा रही है कि वो अपने एजेंडे, अपने मैनिफेस्टो, अपने प्रोग्राम से समझौता नहीं करती। तुम किसी दल से आए हो, हमारे पास आओ, झंडा हमारा, कार्यक्रम हमारा। क्या यही स्थिति वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बना के रखी? देखिए, राजनीतिक दल परिवर्तन ये हमारा संवैधानिक अधिकार में ही पड़ता है। अगर किसी को लगता है, ये तो ऐसे पहली बार नहीं है कि कोई राजनीतिक दल परिवर्तन कर रहा है, तो राजनीतिक दल परिवर्तन कोई नेता कर सकता है, कोई मंत्री कर सकता है, ऐसा इसमें कोई खराब चीज मुझे नहीं दिखता है। लेकिन एक चीज को समझना होगा कि आप किसी व्यक्ति को अगर अपने दल में लेके आते हैं तो उसका पिछला पार्टी में उसका क्या दान रहा है, पार्टी का प्रति क्या कार्य रहा है, और उनका इम्पैक्ट, मतलब वो जिस दल में थे, जिस क्षेत्र में दायित्व में थे, वहां का जनता उसको किस तरह से लेता है। देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए हुए हैं, आज एक राज्य को चला रहे हैं, जिनको सेकंड योगी जी कहा जाता है। लेकिन मैं तो कहता हूं योगी जी अपना जगह में सही है और हिमंत बिस्वा शर्मा अपना जगह में सही है। देखिए, एक बात आपने सही कहा कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में परिवर्तन लाएगा नहीं। आप आइए, मैं कुछ देर पहले कहा कि अगर कुछ अच्छे व्यक्ति जो है वो हमारे पार्टी में आएंगे, और जो नहीं है उसके लिए जेल खुला हुआ है, क्योंकि करप्टेड आदमी को हम लेंगे नहीं। ये भाजपा में एक गुण दिखा है कि करप्टेड आदमी को आज तक लिया नहीं है। और एक तो छोटा बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिस कार्यकर्ता को बंगाल में आप लेके आ रहे हैं, टीएमसी से हो या दूसरा दल से हो, कांग्रेस से भी बहुत सारा आए हुए हैं, कौस्तुभ बागची, इनको लेके आइए, इनको समय दीजिए पार्टी में, क्योंकि इनसे पहले भी आपका पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में बहुत कार्यकर्ता है जो पिछले 10 साल 20 साल से काम किए जा रहे, लेकिन उसके ऊपर आप किसी को बैठा देंगे तो पार्टी के अंदर अगर एक तोड़ आ जाएगा तो दूसरे जो विपक्ष दल है उनको मौका मिलेगा बोलने का। तो इस चीज में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तो उनका निजी बात है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। ये जस्ट मेरा एक बोल सकते हैं थोड़ा सा एक मैंने उनको दिया है, मतलब इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिए। और एक चीज देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब डोर टू डोर कैंपेनिंग में जाएंगे या कहीं पर स्ट्रीट कॉर्नर वगैरह करेंगे, माइक में रहेंगे, तो उनको ध्यान रखना है एक चीज
कि बहुत सारा आदमी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, ऐसा बात है कि नहीं करता, पसंद करता है, लेकिन उनको डर लगता है कि मेरा घर आप आने से मेरा ऊपर विपक्ष अटैक कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, डरा धमका सकते हैं। बंगाल का राजनीति में ये कम्युनिस्ट समय से ही चला आ रहा, लेफ्ट का टाइम से ही चला आ रहा। तो इसमें ध्यान रखना है, इसको क्या करना है। आप जाइए, आम आदमी के पास जाइए, एकदम साधारण व्यक्ति होके जाइए, उनको समझाइए कि ये जो योजना वगैरह है, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे रेशन में हो, चाहे कोवैक्सीन में हो, कुछ भी हो, तो ये सब नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्र सरकार दे रहा है, ना कि भाजपा दे रहा है। और ये चीज को भी, इस चीज को भी रखना है कि हमने ये दिया राज्य, ये नहीं दिया, ये सब नहीं बोलना है। सोशल मीडिया के जमाने में आज ये चीज हर व्यक्ति को दिख रहा है कि ये चीज केंद्र से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, या जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको दबा के या फिर नाम परिवर्तन करके चला रहा है। ये सब आपको नहीं बोलना है, आपको सिर्फ जो अच्छा काम है इस पे आप फोकस कीजिए। बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ इस वक्त 100% खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन बनने का कोशिश कर रहा है वो पार्टी में और टीएमसी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। और इसको आज 12 साल पहले, 15 साल पहले इसको बंगाल का जनता मन से ही, दिल से उखाड़ के फेंका था। तो मेन मुद्दा यही है कि दूसरे दल से व्यक्ति को लाइए, उनको समय दीजिए, उनको समझाइए कि आप दूसरे पार्टी से आए हैं, आपको यहाँ पर लेके आए हैं, अच्छा दायित्व दिए हैं, संगठनिक दायित्व दिए हैं, यहाँ का जो कार्यकर्ता है उनको आप लेकर चलिए। ना कि जो टीएमसी व कल्चर जो है कि आपको हम लेके आए, फिर आपको दायित्व मिला, फिर आप अपना लॉबी बना के टीएमसी से आदमी लेके आने लगे। ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंगाल का जनता समझदार है। जो कहा था 2021 का इलेक्शन में कि बंगाल का जनता हिंदुत्ववादी नहीं है, बंगाल का हिंदू सोया हुआ है, तो मैं फिर से कहूंगा ये गलत फहमी में है। बंगाल का हिंदू जाग चुका था, लेकिन दल परिवर्तन का जो हवा चला था ना, इसको बंगाल का जनता बढ़िया से नहीं लिया था, क्योंकि वही लेफ्ट वाला सरकार टीएमसी का सरकार का रूप में 10 साल काम कर चुका था। और फिर वही टीएमसी का आदमी लोग को आप यहाँ पर लाके जब क्षमता देते हैं, तो बंगाल का हिंदू जाग चुका था, उसको पता था कि ये आदमी अगर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्ववादी से हटकर सेकुलर बन जाएगा। बस इसी में ध्यान रखना है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और यही होता है कि जब हम जमीनी सच पर बात करें, केवल कुछ नारे लगा देने से परिवर्तन संभव नहीं है। और अगर लंबे वक्त तक कोई परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए ग्राउंड पर आपको स्थितियों को समझते हुए, और वैसे भी रूपक भाई, भारत जो है विविधताओं का देश है, चाहे वो भाषा हो, चाहे खान पान हो, चाहे वो कब पहनना ओढ़ना हो, और चाहे राजनीतिक रूप से सोचना समझना हो, बहुत अलग है। अच्छा, एक चीज ये बात तो बहुत अच्छी तरह से समझी जा सकती है वेस्ट बंगाल के मामले में, जो चुनावी मामला है वहां का, कि वहां की जनता 30 साल से ज्यादा लेफ्ट को सत्ता देती रही, लेकिन जब उसको उखाड़ के फेंका तो फिर आज लेफ्ट का कोई नाम लेवा नहीं बना है। अब अगर देख लीजिए कि 2014 में केवल 17% वोट शेयर था, और 2019 में उसी भारतीय जनता पार्टी को 40% का वोट शेयर देती है, 18 सीटें आ जाती हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपकी बात से, जब मैं विधानसभा चुनाव का आपने जब उदाहरण रखा, तो उससे मैं जोड़ के इसको अगर देख रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि केवल 5 साल में 17% से 40%। अब ये गति अगर जारी रही 17 से 40 वाली, तो 2024 के चुनाव में कितना फर्क पड़ने जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जनता बदलाव चाह रही है और बीजेपी की तरफ जा रही है, ये तो 17 से 40 में दिख गया, 2014 से 19 में। 2024 में इस 40% को कहां देख रहे हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन जो शुरू था, मैं शुरू से उसको ले रहा हूं कि 30 साल जो वामफ्रंट सरकार बंगाल में था, तो अब जो लास्ट 10 ईयर्स देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल का वोट कल्चर ये पूरा भारत को भी पता चल गया है। ये तो झूठा बदनाम है यूपी बिहार, बंगाल तो उसका बाप निकला। मतलब वोट कल्चर इतना गंदा था, तो इसको क्या किया, इसी को यूटिलाइज किया टीएमसी सरकार ने। अब टीएमसी का वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा? अब सीपीएम का आदमी को ही आप
तृणमूल में लेके आएंगे तो उनका नेता ही नहीं बचा वहां पर, तो वोट परसेंटेज तो घटेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। ये हो चुका है। और बंगाल के पास ये जो तृणमूल सरकार का जो अत्याचार है, इससे निकलने का अभी कोई उपाय नहीं है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि वोट परसेंटेज तो बढ़ाना नहीं है, ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा क्योंकि पब्लिक आपके साथ है। क्योंकि हम देखते हैं जिस क्षेत्र से, जिस विधानसभा से विपक्ष दल लीड लेके निकल जाते हैं, 10,000 20,000 का लीड लेके निकल जाते हैं, लोकसभा जब वोट होता है तो उसी विधानसभा से अब वही वोट से भारतीय जनता पार्टी लीड करता है। तो इसका कारण क्या है? रिगिंग हो चाहे ना हो, अगर कोई कैंडिडेट नहीं, कोई अगर मतदाता अगर मत देने पहुंच गया तो उसका वोट भारतीय जनता पार्टी का रखा हुआ है। अब विधानसभा इलेक्शन में क्या होता है, या बाई इलेक्शन में, या पंचायत इलेक्शन में, क्योंकि आप मतदाता को वोट केंद्र तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। हाँ, अगर इस 40% को अगर आपको और बढ़ाना है, 50% तक लेके जाना है, तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरे दल से आया व्यक्ति को लेने के बाद किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वोट परसेंटेज आपका बढ़ा हुआ है, हमने सुना है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोर कार्यकर्ता और कोर सपोर्टर मतलब उसका वोट भारतीय जनता पार्टी में ही पड़ेगा। वो व्यक्ति कहता है कि इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। मुझे कैमरे का सामने नहीं कहना चाहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, लेकिन इस व्यक्ति को अगर कैंडिडेट कर देगा तो मैं क्या, मेरा परिवार को ही बोल दूंगा इस बार वोट को स्टॉप कर दो। देखिए, यानी बंगाल का जनता समझदार है, आपका वोट आपके लिए रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी में थोड़ा परिवर्तन लाइए। आपका जो पुराना कार्यकर्ता, हम लोग देखे हैं, जितना भी हो, जैसा भी हो, पुराना कार्यकर्ता जो एक समय से लेकर आज से, जिस समय कम्युनिस्ट का टाइम में, लेफ्ट का टाइम में, दूसरा दल तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई निशान नहीं था बंगाल में, लेकिन वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था, उस समय से अभी तक खड़ा है। उस कार्यकर्ता का मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि 1993 में जिस व्यक्ति को आपने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट किया था, आज 2024 में आके उस व्यक्ति को लग रहा है कि इसमें कुछ क्वालिटी नहीं है, तो गलत फहमी है, आपका स्ट्रेटेजी में कुछ क्वालिटी नहीं है। ठीक बात, इसमें थोड़ा ध्यान देना। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आपने दो प्रमुख बातें अपनी बातचीत में रखा। एक तो अगर मतदाता के सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हो, फ्री एंड फेयर पोलिंग हो, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो 2014 में 17% से 2019 में 40% का जो उछाल आया है, ये आगे और बढ़ेगा, 50% तक जाएगा। लेकिन आप वोटर को इस बात की गारंटी दीजिए, इतनी सुविधा दीजिए कि वो अपने घर से निकल के पोलिंग बूथ तक जाए, वोट करे, सुरक्षित वापस आए। आपने ध्यान दिया होगा कि जब अभी इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुए थे, उसी समय 17 केंद्रीय बटालियंस जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो गृह मंत्रालय ने बंगाल में भेज दिया था। तो ये इसको लेके मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतदाता सिक्योर्ड है, सुरक्षित है, वो निर्भीक होकर वोट डालना चाहिए, उसको वो डालेगा। इस बात का कितना इंतजाम और कितना माहौल वेस्ट बंगाल में बन चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी की गुंडई, उनके गुंडों की गुंडई वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो। कई बार तो ये लगता है ये गुजरे जमाने की बात है, जबकि भी बिहार में बूथ लूटे जाते थे। आपने अच्छा कहा कि यूपी बिहार तो बिना मतलब बदनाम है, वेस्ट बंगाल तो बाप है। और आज के समय में अगर बाप जैसी चीज है और वो भी रिगिंग के मामले में, तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बंगाल का मतदाता कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है कि हम इस बार वोट डालेंगे, वोट डाल के सुरक्षित अपने घर वापस आएंगे, और परिवर्तन की ये लहर कब मजबूत होगी, इसका सुरक्षा का कितना माहौल आप देख रहे हैं? अभी पश्चिम बंगाल में तृणमूल का एक ही गुंडा है, वो है अभिषेक बनर्जी। वो अपना जो सीट है डायमंड, वहां से वो कोशिश करेगा एनी हाउ जीतने का। और अब बाकी जो माहौल है पश्चिम बंगाल का,
यहाँ का एमपी एमएलए लोग डरा हुआ है कि पब्लिक से पिटाई ना खाए। कुछ दिन पहले ही हमने देखा बंगाल के एक जगह में, वहां का लोकल जो तृणमूल दल का ब्लॉक प्रेसिडेंट है युवा का, किस तरह से मार के भगाया, गाड़ी छोड़ के सब भागा। तो बंगाल में चीज है, सेना भी हम लोग देख रहे हैं, बाहर में सेना पूरा राउंड दे रहा हर गांव में, ठीक है। और मैंने एक बात कहा था कि संदेश खाली का घटने के बाद बंगाल का माहौल में परिवर्तन आया है। जिस तरह से जिस पुलिस प्रशासन से आम आदमी डरता था बात करने से कि आज गांजा का केस दे देगा, आज ड्रग्स का केस दे देगा, आज आर्म्स का केस दे देगा, लेकिन संदेश खाली में नारी शक्ति जिस तरह से आंदोलन किया, विद्रोह किया, इससे पूरा बंगाल का जो प्रशासन है हिला हुआ है। और सिर्फ प्रशासन नहीं, लोकल एमएलए एमपी तक भी डरा हुआ है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है ड्यू टू संदेश खाली की नारी विद्रोह के चलती। तो माहौल बना हुआ है, आम आदमी वोट देने जाएगा। यहाँ का जो लोकल एमएलए एमपी है सब डरा हुआ है। इनको पता है कि अगर इस वक्त हम पब्लिक को अगर बूथ तक पहुंचने ना दे तो तिहाड़ जेल तो आप लोग के लिए तैयार है, ऐसे भी है, ऐसा बात नहीं है। उससे पहले बंगाल के जनता ना कुछ स्टेप ले ले इनका अगेंस्ट में। तो बंगाल का परिवेश, वोटिंग परिवेश कम, अब डायमंड हार्बर छोड़ के बाकी सब बहुत बढ़िया। क्यों डायमंड हार्बर में जो खड़ा होगा टीएमसी का, वो टीएमसी का सबसे बड़ा गुंडा है, पढ़ा लिखा गुंडा है वो। उसका हाथ नहीं कांपता है आदमी को मारने से, उनका हाथ ऐसे ही खूनों से रंगा हुआ है। और आधा एमएलए एमपी को तो चोर बनाने का मास्टर माइंड अभिषेक बनर्जी खुद है। क्यों है समझ लीजिए, आप एक ऑफिस का बॉस है, तो ऑफिस का बॉस है, आपको एम्प्लॉय से बिजनेस चाहिए, आपको एनी हाउ बिजनेस चाहिए। 10 व्यक्ति है वहां पर, मार्केट छोटा है, तो अब क्या होगा, बार्गेनिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको अपना नौकरी बचाना है। अब यहां पर अगर अभिषेक बनर्जी सबको अगर बोल देगा कि हमको इस एरिया से इतना कलेक्शन चाहिए, तो उनको अपना एमएलए या एमपी का सीट बचाना है, तो क्या करे, गुंडा तो बनेगा ना। तो आधा को गुंडा चोर बनाने का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ममता बेगम और अभिषेक बनर्जी है। तो बाकी पूरा बंगाल का माहौल भाजपा का तरफ झुका हुआ है और यहाँ 30 सीट इस बार भाजपा लाएगी। दोस्तों, रूपक जी ने ये अचानक नहीं बोल दिया 30 सीट। मुझे अच्छी तरह याद है रूपक जी, ये आपसे प्रारंभ के इस मंच पर मेरी चौथी बातचीत हो रही है। पहली बातचीत में आपने केवल माहौल बनाया था, दूसरी बातचीत में आपने 20 सीटें दी थी और 20 से वो सफर आज चौथी बातचीत में आपका 30 नंबर पर आ रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी संतोष की बात जो आपने बताई कि बंगाल में वोटिंग के लिए एक सुरक्षा का माहौल है और जनता को ये पूरी तरह विश्वास है कि हम निकलेंगे, सुरक्षित वोट डालेंगे और सुरक्षित अपने घर में वापस आएंगे। अब एक सवाल चलते चलते मैं पूछता हूं, जिसको लेके कि सोशल मीडिया का ये दौर है, आप जानते ही हैं, हर आदमी यहाँ पर ज्ञान देने के लिए है और ये नहीं कहता हूं सबके ज्ञान का सम्मान एकदम। लेकिन बंगाल में एक जो माहौल है या बंगाल के बारे में एक जो परसेप्शन है कि वहां पर दो क्लास है। एक क्लास है भद्रलोक, दूसरा क्लास है जो जमीन पर है और जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। अगर हम विधानसभा का पिछला चुनाव देख लें और जो अर्बन एरिया है यानी कलकत्ता जो है, कोलकाता है, उसकी सीटें देख लें, वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया। भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें आई वो मैक्सिमम सीटें ग्रामीण इलाकों से आई और खासतौर से नक्सलबाड़ी में तो गजब का प्रदर्शन किया बहुत सारी सीटों पर। वहां से अभी भी मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो विधायक हो गई, बिल्कुल मजदूर महिला वो विधायक हुई। तो ये भद्रलोक और ग्रामीण वाला जो एक क्लियर कट बंटवारा है, भद्रलोक के वोटिंग पैटर्न का तापमान क्या है, यानी बंगाल का जो शहरी अपने आप को प्रबुद्ध वोटर कहने वाला, जो अपने धोती का एक कोना ऐसे उठाता है, एक हाथ में मछली पकड़ता है, उसके जेब में गजरा होता है और उसके बाद फिर वो घर जाता है और संगीत सुनता है, संगीत सुनने के बाद किताबें पढ़ता है, ज्ञान देता है, उस वर्ग में भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है, यानी शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर की ये जो लंबी खाई थी वो कितना पट पाई है वोटिंग के मामले। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि बंगाल में जो दिखाया जाता है कि धोती का जो ये है पॉकेट में रखना, तो यहाँ से सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं होता, यहाँ से खुदीराम बोस जैसा
एक कम उम्र का लड़का शहीद नहीं होता। तो ये लेफ्ट का टाइम में ज्यादा हुआ है। ये लेफ्ट का कल्चर है, भद्र समाज और मिडिल क्लास समाज, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये भद्र समाज जिसको नाम दिया जा रहा है, इस तरह का परिवार हर राज्य में बसता है, जो छोटा मोटा नौकरी करता है, छोटा मोटा नौकरी के ऊपर डिपेंड करके घर परिवार चलता है, बेटा बेटियों के स्कूल में पढ़ाता है। तो उस समाज को दोष नहीं देना है। जो कलकत्ता में जो है मेनली बाहर का आदमी जाकर वहां नौकरी करता है, तो उनको भी पेट चलाना है। तो उनको ये दोष नहीं देना है कि आप लोग वोट देने नहीं जाते हैं, वोट परसेंटेज कम है, तो इसका फायदा जो है विपक्ष ले लेते हैं। तो किसी को दोष नहीं देना है। अगर वो नहीं निकल रहा है तो खुद में कमियां ढूंढिए कि उसको हम क्यों नहीं निकाल पा रहे। क्या सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे आफ्टर इलेक्शन के बाद? पहले जो हम बड़ा बड़ा सेना लोग को भेज देते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, उसका बस कुछ केस नहीं लेते, कुछ खबर नहीं लेते। अगर कुछ केस बनता है तो उसको हम खबर नहीं लेते हैं। इसमें फोकस करना है। भद्र समाज बोल के, भद्र हर कोई व्यक्ति भद्र है, मिडिल क्लास भी भद्र है, पिछड़े हुए समाज भी भद्र है। ये जो बहुत भद्र बढ़िया। और पिछड़े हुआ समाज जो है, ये लेफ्ट का कल्चर है। हम यहाँ पर किसी को भद्र अभद्र नहीं बोलते हैं। सबका अंदर ये सोच है। देखिए, एक स्वयंसेवक का नाते में एक बात कहता हूं, इसको गलत तरीका से मत लीजिएगा। एक पीने वाला आदमी जो बिस्ता लेने जाता है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है, अगर पाकिस्तान हारता है तो दारू पीते पीते भी भारत माता की जय बोलता है, भारत में पड़ाका फोड़ता है। और इस देश में इस तरह का भी व्यक्ति है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सरकारी नौकरी, केंद्र सरकार का नौकरी कर रहा है। जब भारत परमाणु बम बनाता है, जब भारत अस्त्र दूसरे देश को बेचता है, तो बोलता है कि अस्त्र क्यों बना रहे हो, यहाँ हॉस्पिटल बनाओ। तो भद्र, अब अभद्र और भद्र में डिफरेंस को आपको इस तरह से ढूंढना है, ना कि बहुत सिर्फ एक बढ़िया। लेवल लगा देना कि ये भद्र ये भद्र है। मतलब एक बहुत बात था बढ़िया। कि आप देशभक्त तभी हैं जब आप ब्रिटिश विरोधी हैं। गलत, एकदम गलत। ब्रिटिश विरोधी होने से ही आप देशभक्त नहीं है। एक बात तो सही है, ब्रिटिश विरोधी उस समय के मुस्लिम लोग भी थे। उस समय के मुस्लिम लोग भी, मैं मान रहा हूं, एकदम कंधे में कांध रख के, कंधे में कंधा रख के लड़ाई किया था, लेकिन भारत के लिए नहीं। अगर भारत के लिए होता तो लोग पाकिस्तान नहीं लेता। फिर बोलता नहीं कि लड़ाई मेरा भारत के लिए था। वो लोग लड़ाई अपने समाज के लिए किया था और पाकिस्तान जैसे देश बनाने के लिए ही किया था। तो सिर्फ ब्रिटिश विरोधी होने से ही आप देशभक्त नहीं बन जाते हैं, और अच्छा अच्छा ड्रेस पहन लेने से, टाई पहन लेने से, कोट पहन लेने से आप भद्र आदमी नहीं बन जाते। तो ये क्या बात। टोटली डिफरेंट, इसको नहीं देखना है। यहाँ का भद्र समाज जिसको आप कहना चाह रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा फोकस दे, क्योंकि सबका घर परिवार है। ठीक है, अगर थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह मिल जाए तो यूपी का जैसे आदमी लोग, नारी शक्ति हो, चाहे भद्र समाज जिसको आप बोल रहे हैं, जिस तरह से खुल के वोट दे रहा, सामने आके बोल रहा, तो बंगाल में भी ये संभव है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही। और यहाँ पर एक जो आपने भद्र के आगे अभद्र का तुलना की, आप देखिए कि वो लेफ्ट, और आपने कहा कि ये भद्र बनाया हुआ, ये शब्द उछाला हुआ, ये शब्द का चूरन बेचना का काम लेफ्ट ने किया है। और वो एकदम लेफ्ट जो शोषितों वंचितों की बात करती है, जो समाज में एका की बात करती है, ये फर्जी उनके चूरन है। और उन्होंने समाज में भद्र और अभद्र इस तरह का विभेद पैदा किया। तो ये शर्मनाक है। और आपके माध्यम से कम हमारे दर्शकों को और मुझे खुद ये पता लग रहा है कि भद्र और अभद्र जैसी कोई चीज बंगाल में नहीं है। ये फर्जी चूरन था जो जो लेफ्ट ने लगातार बेचा। और इतना घृणित सोच जो समाज के एका की बात करते हैं या विभेद की बात करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कौन भद्र है और कौन अभद्र है ये कौन तय करेगा? सब भद्र है, अभद्र कोई नहीं है। रूपक भाई, आपने हमें समय दिया, और दर्शकों, हमें उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल की ग्राउंड रियलिटी क्या है, कुछ खट्टी चीजें भी हमने बात किया है, और वो सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल के वोटरों का दिल जीतना चाहती है, जो कि लगातार वो दिखा रहा है, 2014 में 17%, 2019 में 40% और 2024 में 50% जाने की पूरी
तैयारी वेस्ट बंगाल के मतदाता ने कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी को अब उनके कार्यकर्ताओं को जमीन में उतर के इस बात को पहुंचाना होगा। तो कुल मिला के रूपक भाई, आज की आपके बातचीत से ये निकल के आता है, जहां आप 30 सीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 20 सीट से आप शुरू हुए थे, अभी वोटिंग में समय है, हम आपसे फिर बात करेंगे, लगातार बात करेंगे और देखते हैं आपकी ये 20 से 30 और 30 के बाद आप कहां तक पहुंचते हैं। कुल 42 सीटें हैं, तो हम 42 में 42 की उम्मीद भी नहीं करेंगे कि ऐसा ये प्रोडक्शन हो। ये बंगाल का जनता ठीक करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि रूपक पांजा साहब के साथ आज की इस बातचीत से आपको वेस्ट बंगाल के जमीनी हालात के बारे में जरूर कुछ जानकारियां मिली होंगी। रूपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, हमें और रूपक पांजा जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। सबको नमस्कार मेरी तरफ से।